आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के तहत प्रथम चरण के मतदान पर जीवंत परिचर्चा। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं समाचार एजेंसी UNI के ब्यूरो प्रमुख विनय कुमार और स्थानीय दैनिक सन्मार्ग के संपादक ज्ञान रंजन कुमार। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम किरकिट्टा। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आपने सुना, अभी हम आज हुए मतदान पर जीवंत परिचर्चा करेंगे और हमारे स्टूडियो में हैं UNI के ब्यूरो प्रमुख विनय कुमार और स्थानीय दैनिक सन्मार्ग के संपादक ज्ञान रंजन कुमार। विनय जी, ज्ञान रंजन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, आज पहले चरण का मतदान हुआ है और ये मतदान 65.27% रहा है। जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो मतदान हुआ था, जो प्रतिशत रहा था, वो 63.9 रहा था, 63.9। थोड़ी सी बढ़त हुई है और इस थोड़ी सी बढ़त पे हम आगे बात करेंगे। पहले सुन लेते हैं अपर मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने आज हुए मतदान के बारे में प्रतिशत की जानकारी दी है। तो आइए हम सुनते हैं डॉक्टर नेहा अरोड़ा को। जनरल इलेक्शन विधानसभा फेज 1 5 बजे का अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 64.86%। इसमें सबसे ज्यादा खरसावां का 77.32, उसके बाद बहरागोड़ा 76.15, फिर लोहरदगा 73.21, कोटका 72.29, मांडर 72.13। तो ये डिटेल एसी वाइज आपको रिपोर्ट शेयर कर देते हैं। और इसके साथ ही जो मॉक पोल के दौरान और जो एक्चुअल पोल के दौरान सबसे कम हुआ है रांची में 51.5, उसके बाद जमशेदपुर वेस्ट 55.95, जमशेदपुर ईस्ट 56.72, हजारीबाग 57.65, कांके 57.89। बाकी जो रिप्लेस हुआ है ईवीएम मॉक पोल के दौरान और एक्चुअल पोल के दौरान, मॉक पोल के दौरान 104 बैलेट यूनिट, एक्चुअल पोल के दौरान 75 बैलेट यूनिट, कुल 179 बैलेट यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट मॉक पोल के दौरान 114, एक्चुअल पोल के दौरान 47, कुल है आपका 161। और वीवीपैट मॉक पोल के दौरान 240 और एक्चुअल पोल के दौरान 180, टोटल है 420। डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने जो बयान जारी किया था वो लगभग 5 बजे के आसपास का था और हमारे पास अभी जो लेटेस्ट जानकारी है वो अपडेट हो गई है। ये 65.27% टर्नआउट रहा है आज का। और जैसा कि हमने सुना, खरसावां में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रहा 77.32%, सरायकेला में 76.15 और रांची ने निराशाजनक प्रदर्शन किया 51.50%। तो इस पर मैं विनय जी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र का ये जो फर्क दिखता है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, शहर में होता क्या है कि ज्यादातर लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। वो वोटिंग के दिन निकलते नहीं हैं और वो अगर छुट्टी होता है, वोटिंग के दिन अमूमन छुट्टी होता है, तो लोग घर में ही ज्यादा रह जाते हैं। इसलिए शहर में देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत कम होता है। कई चुनावों से अगर आप देखेंगे, कोई नई बात नहीं है, यहाँ के लोगों को भी निकलना चाहिए, लेकिन निकलते नहीं शहर के। जबकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रांची में रहते हैं। यहीं विधानसभा है, यहाँ सचिवालय है, यहाँ मंत्रालय है, यहाँ HEC है, CCL, तमाम तरह के कर्मचारी हैं, तमाम तरह के बुद्धिजीवी हैं, बावजूद यहाँ नहीं निकलते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान लोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें, बेहतर सरकार चुनें। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। अब आप
अपने देश का लोकतंत्र देखिए। आपके देश में जो लोकतंत्र है, भारत में जो लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है जी। अमेरिका जो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, आज तक अपने देश में कोई अमेरिका में राष्ट्रपति महिला को नहीं चुन पाया है, जबकि भारत ने महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री चुनने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज को महिला बनाने का काम किया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महिला बनाने का काम किया। हमारे देश में, भारत में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है, नारी सम्मान के लिए ये देश जाना जाता है। और इसलिए यहाँ जब संविधान का निर्माण हुआ 1950 में, तो सभी को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सबको एक वोट का अधिकार मिला। जी विनय जी, कि वोट की एक ताकत से आप नई सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक वोट की अपनी ताकत है। और ये जो रांची का परिणाम रहा, इससे क्या हम ये समझें कि जो शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं उनको मुद्दे असर नहीं करते, क्योंकि मुद्दे तो दोनों तरफ से थे। मुद्दे नहीं, देखिए इस देश में बड़े व्यक्ति हुए थे, विनोबा भावे। उन्होंने एक बार कहा था, डॉक्टर कर्ण सिंह कश्मीर के राजा थे, बोले कि आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और उसके बाद कर्ण सिंह जैसे लोग राजनीति में आए, जो बहुत बड़े विद्वान थे देश के, और काफी समय तक सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में बने। जबकि वो जब पढ़ते थे जिस यूनिवर्सिटी में, उसी यूनिवर्सिटी के वो चांसलर थे, क्योंकि वो सदर रियासत थे। तो ऐसे लोग, अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे लोग मतदान में भाग लें। अगर पढ़े लिखे लोग अच्छी सरकार नहीं चुनेंगे तो कौन चुनेगा? तो इसलिए अच्छी सरकार बने, बेहतर सरकार बने, इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। आप दुनिया में एक बड़े दार्शनिक होते हैं सुकरात, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आपको जूता बनाना है तो बेहतर मोची के पास जाता है, आपको टेबल बनाना है तो बेहतर कारपेंटर के पास आप जाते हैं, लेकिन आप बेहतर सरकार बनाने के लिए बेहतर लोगों का चयन क्यों नहीं करते? तो बेहतर लोगों का अगर आप चयन करेंगे तभी आप बेहतर देश बना सकते हैं, बेहतर राज्य बना सकते हैं। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को और भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और आगे आने वाले चुनाव में इस तरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि 100% मतदान हो। इस बार बैलेट पेपर का बड़ा उपयोग हुआ और काफी लोग बैलेट पेपर के माध्यम से पोस्टल बैलेट जिसको, हाँ, पोस्टल बैलेट के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग, 2 लाख से अधिक लोगों ने मतदान किया। तो एक शुभ संकेत है। दुनिया का जो विकसित राज्य है या देश है, अमेरिका जैसे देश में कई दिन तक वोटिंग होता है। भारत में भी सिस्टम को करना चाहिए कि अगर कोई यहाँ का आदमी, रांची का आदमी अगर बॉम्बे में भी बैठा हो, वहाँ से अपना वोट कास्ट कर सकता है। इस दिशा में भी प्रयास होना चाहिए। जी ज्ञान रंजन जी, आपसे मेरा अगला सवाल है कि 2019 में जो टर्नआउट हुआ था, टोटल टर्नआउट, वो 63.9 था और इस बार थोड़ी सी बढ़त हुई है 65.27। हालांकि अभी और लेटेस्ट और जो फिगर आना बाकी है, 1-8% से शायद और बढ़ जाए। तो ये जो थोड़ी बढ़त हुई है, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा कैसे मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, इसको लेकर काम किया गया। चुनाव आयोग की भूमिका अच्छी रही और इस बार जो देखा गया है, पिछले कई चुनाव से देखा जा रहा है कि मतदाताओं को कैसे आकर्षित किया जाए, और इसके लिए कई प्रोग्राम इस बार ही देखिए, छऊ नृत्य का जो किया गया, फिर नशा मुक्ति का जो जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा किया गया कि नशा मुक्ति अभियान वगैरह कई चीजें चला करके पुस्तक मेले, रक्तदान शिविर वगैरह में ये सारे चीज करके किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल जो मूल रूप से सवाल ये हो रहा है कि आप जो परसेंटेज आए हुए हैं अब तक, आप उसको अगर देखेंगे तो शहरी क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है इसमें। और ग्रामीण क्षेत्र में खरसावां में सबसे ज्यादा वोट होते हैं, खरसावां। इसके बाद आप पूरा देखिए, घाटशिला, खरसावां, जगन्नाथपुर और जो उस तरह के जो एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित एरिया भी कहा जाता है, उस क्षेत्र में नक्सल प्रभावित एरिया भी है, वहाँ 70% से ज्यादा मतदान होते हैं। लेकिन जब रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग की बात करते हैं तो वो 50-55% में आगे सिमट जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। और सबसे ज्यादा अगर आप होर्डिंग देखेंगे चुनाव आयोग का या किसी भी चुनाव प्रचार का, तो वो आप शहरी क्षेत्र में होर्डिंग्स को देखेंगे। इसके बावजूद हमारे मतदाता नहीं निकलते हैं। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक तरह से कहा जाए
कि शहरी मतदाताओं का नहीं निकलना कहीं न कहीं लोकतंत्र की मजबूती पर एक तरह से प्रहार कर रहा है। बिल्कुल। और जैसे आपने जिक्र किया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यहाँ तक कि उन्होंने बहिष्कार के पोस्टर लगे थे, इसके बावजूद लोगों ने तो बूढ़ा पहाड़ का अभी खबर आया, बूढ़ा पहाड़ में जिस तरह से लाइन लगी हुई थी, उसके बाद सारंडा के क्षेत्रों में जिस तरह से लाइन लगी हुई थी, खूंटी और चाईबासा के बीच का जो एरिया है जहाँ पर कि लोग जाने से जो ग्रामीण क्षेत्र है वो मुख्य सड़क को छोड़ के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां जाने से अभी भी लोग संकुचित होते हैं, उन क्षेत्रों में भी मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि ट्राइबल एरियाज को अगर आप देखेंगे, जो 20 सीटें इस जो 43 सीट चुनाव हुए उसमें से 20 सीट जो है वो रिजर्व है ट्राइबल के लिए। इन 20 सीटों में देखेंगे आप मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा। और उसके बाद जो अनरिजर्व सीटें हैं वहां पर मतदान का प्रतिशत अमूमन कम देखा गया ट्राइबल सीटों की तुलना में। यहाँ तक कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो 6 सीटें रिजर्व हैं 43 में से, इसमें भी मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा। बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन अच्छा रहा। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता ये है कि जैसा कि विनय जी ने बताया भी कि भाई जब तक आप घर में बैठ के डाइनिंग टेबल पर डिस्कशन करते रहेंगे तब तक आप, और जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो बाहर निकल के कहेंगे ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आपको कोई राइट नहीं बनता है कि आप चुनाव परिणाम पर किसी तरह का भी कमेंट करें। बिल्कुल। जब आप चुनाव में नहीं जाएंगे तो आपको कोई अधिकार नहीं देता। अगर आपको हमारे संविधान ने, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, वो अधिकार देता है, मताधिकार जो आपका मौलिक अधिकार देता है, उसको जो है सो आप धत्ता बताते हुए घर में बैठकर चाय की चुस्की लें, पकौड़े खाएं और नहीं निकलें वोट देने के लिए, तो आपको कोई ये अधिकार भी नहीं देता है कि आप बाहर निकल के चुनाव परिणाम के बाद कोसें लोगों को। जी। और आज हमारे संवाददाता सभी जिलों पहले चरण के तहत पड़ने वाले जिलों के मतदाता की खबर लेने के लिए हमारे संवाददाता क्षेत्र में थे। तो पहले हम रांची के हमारे संवाददाता कर्मवीर सिंह से बात करेंगे, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए सिमडेगा चलेंगे। तो पहले हम रांची से हमारे संवाददाता ने जो रिपोर्ट भेजी है वो सुन लेते हैं। आज रांची जिले के रांची, हटिया, कांके, मांडर और तमाड़ विधानसभा सीट के लिए चुनाव संपन्न हो गया। मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न होने के साथ कई हाई प्रोफाइल चेहरों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा, शिल्पी नेहा तिर्की, डॉक्टर जीतू चरण राम, सुरेश बैठा, अजय नाथ सहदेव, गोपाल कृष्ण पातर समेत कई दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतदाताओं ने कर दिया है। इससे पहले आज अलग अलग मतदान केंद्रों पर आम और खास लोगों ने एक साथ लोकतंत्र के महापर्व को मनाया। राज्य के प्रथम नागरिक और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन ने मतदान किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने पूरे परिवार के साथ सुबह सुबह मतदान किया। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी ने मां, पिता और पत्नी के साथ मतदान किया। उधर प्रत्याशियों ने भी मतदान किया। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर मॉक पोल किया गया, जबकि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम देखने को मिला। कुल मिलाकर एक अच्छे माहौल में रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर लोगों ने मतदान किया और लोकतंत्र के महापर्व को उत्सव के रूप मनाया। अब सभी की उम्मीदें और निगाहें मतगणना के दिन यानी 23 नवंबर पर टिकी हुई हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। हमने अभी सुनी रांची की रिपोर्ट और सिमडेगा से भी हमारे संवाददाता ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, वो भी सुनते हैं। विधानसभा चुनाव के तहत मतदान को लेकर सिमडेगा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों सिमडेगा और कोलेबिरा में काफी उत्साह का वातावरण बना रहा। जिले में सुबह में हल्की ठंड और दोपहर में तेज धूप का मतदाताओं के उत्साह पर कोई असर नहीं दिखा। सुबह से ही मतदान केंद्रों में कतारबद्ध होकर खड़े थे और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिन के 3 बजे तक सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में 63.91 और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में 64.78% मतदान हो चुका था। जिले में कुल 574 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 61 मतदान केंद्रों में शाम के 4 बजे तक और अन्य मतदान केंद्रों में 5 बजे तक मतदान हुआ।
इस दौरान पुलिस प्रशासन की सक्रियता बनी रही, वेव कास्टिंग होती रही और ड्रोन से भी निगरानी होती रही। जिले में 2500 मतदान कर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ कार्य किया। वहीं 4000 पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय दलों ने जिन मुद्दों को सामने रखा, मतदाताओं ने उन मुद्दों पर भी विचार किया, लेकिन स्थानीय मुद्दे जैसे मूलभूत समस्याओं का समाधान, जिला मुख्यालय को रेल मार्ग से जोड़ना, जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने, रोजगार उपलब्ध कराने, पलायन और मानव तस्करी पर रोक जैसे मुद्दे भी हावी रहे। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। अभी हमने सुना कैसे शहरी क्षेत्र के मुद्दे और ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे दोनों अलग अलग रहे, और इनमें सबसे अच्छी बात रही कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो संवेदनशील बूथ हैं उन पर बड़ी संख्या में मतदाता बाहर आकर उन्होंने अपना वोट डाला। इस पर हम विनय जी से बात करते हैं। विनय जी, कैसा परफॉर्मेंस रहा इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में? देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव में राज्य के अति नक्सल प्रभावित माने वाले क्षेत्रों में पूर्व के भय और दहशत पर मतदाताओं का उत्साह भारी पड़ा। इस बार पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 254 प्राथमिक विद्यालय कोलबंगा तथा मतदान केंद्र संख्या 255 उत्क्रमित विद्यालय रवांगा के क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा मतदान बहिष्कार के संबंध में पोस्टरबाजी और मतदाताओं से बहिष्कार के संबंध में अपील की गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने पोस्टर को हटा दिया और बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकले और मतदान किया। तो ये बड़ा शुभ संकेत है। इसके अलावा गुमला जिले के कुरुमगढ़ में के 7 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो झारखंड निर्माण के बाद पहली बार वहां लोगों ने मतदान किया है जी। ये अति उग्रवाद प्रभावित होने के कारण पहले मतदाता मतदान करने से वंचित रह जाते थे, लेकिन इस बार इन 7 मतदान केंद्रों पर उन लोगों ने अपना मत डाला जी। इसके अलावा बूढ़ा पहाड़ में बड़ी संख्या में मतदाता निकल कर आए और मतदान किया। तो ये बड़ा शुभ संकेत है कि नक्सलियों पर भारी पड़े जो मतदाता हैं, और ये लोकतंत्र की मजबूती का परिचायक है, चुनाव आयोग की मजबूती का परिचायक है। किस तरह की विधि व्यवस्था की गई थी, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी कि मतदाता बाहर निकले और निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से जाकर उन्होंने वोट डाला। तो ये बहुत अच्छी बात है। राज्य के लिए भी, झारखंड के लिए भी बड़ी बात है कि नक्सल समाप्त हो रहा है, मतदाता मतदान कर रहे हैं, और ये जो 43 विधानसभा क्षेत्र है ज्यादातर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। और अगर आप देखिएगा आज के मतदान में और पहले के मतदान में कितना अंतर होता है। पहले के चुनावों को अगर आप देखिएगा तो चुनाव में ज्यादातर गड़बड़ियों की शिकायत आती थी, हिंसा की शिकायत आती थी। अब तो कोई शिकायत नहीं आती है। अभी हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ और एक भी बूथ पर रीपोलिंग नहीं हुआ। पहले के जमाने में तो काउंटरमांड तक की स्थिति होती थी, पूरा लोकसभा क्षेत्र तक का चुनाव रद्द हो जाता था। लेकिन आज जनता की जागरूकता, मीडिया की जागरूकता, चुनाव आयोग की सक्रियता के कारण आज निर्भय और स्वतंत्र रूप से मतदाता कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है जागरूकता के लिए और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। जैसे हम बात करते हैं पोटका के लखैयाडी गांव के बारे में। यहाँ जो लखैयाडी गांव है वो 100% ट्राइबल पॉपुलेशन वाला गांव है, और यहाँ पहली बार उनके गांव में लोगों को अपने ही गांव में बूथ मिला वोट डालने के लिए। अन्यथा इससे पहले वो 25 किलोमीटर दूर तक जाते थे। कई के पास गाड़ी, कई लोगों के पास नहीं, तो वो पैदल जाते थे 25 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कैसे दोनों पक्ष के एनडीए और एनडीए गठबंधन के लोगों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। हम एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, इसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तो भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पार्टी के अपने गठबंधन की जीत का दावा किया है। आइए सुनते हैं। यहाँ जनता नहीं, हमारा परिवार है। जनता मेरे दिल में बसती है और हम जनता के दिलों में बसते हैं। नरेंद्र मोदी जी पर श्रद्धा और विश्वास है। विकास के लिए लोग भाजपा के साथ हैं। विजयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होने जा रही है। झारखंड में जो हमारा गठबंधन है एनडीए, वो स्पष्ट बहुमत के साथ आ रहा है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इंडी गठबंधन की ओर से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी
झारखंड के दौरे पर प्रचार के लिए आए थे और उन्होंने भी इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। हर पार्टी, हर नेता अपने कार्यकर्ताओं के भरोसा रखता है और वो जीतने की उम्मीद रखता है। 100% गठबंधन की सरकार आएगी, हम जीतेंगे। तो दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। रंजन जी, इन जीत के दावों में लोगों को, मतदाताओं को कैसा लगता है? ये जीत के दावे मतदाताओं को क्या दिखाते हैं, या उनको कैसा उत्साहित करते हैं, कैसा प्रेरित करते हैं, या क्या असर डालते हैं? देखिए, वो सारे चीज तो जो भी परिणाम आएंगे वो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इस बीच हर दल के तरफ से, हर गठबंधन के तरफ से जीत का दावा किया जाता है और उसके पीछे का मुख्य मोटो जो होता है कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं, अगले चरण के जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में वो कुछ जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन सच्चाई देखिए क्या होता है कि वोट परसेंटेज का बढ़ना, वोट परसेंटेज बढ़ा जिन जिन जगहों पर, खास करके आप देखेंगे तो चाईबासा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों को देख लें आप, या फिर जमशेदपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों को देखें, इन दोनों ही जगहों पर वोट परसेंटेज बढ़ा है पिछले बार की तुलना में। और बड़ी बात ये रही कि जो ट्राइबल सीट्स है उसमें 3% से ज्यादा वोट परसेंट बढ़े हैं जी। और अब इसमें क्या है कि अगर पूरा रिपोर्ट आप देखेंगे 2019 के चुनाव का, 2019 के चुनाव में जो 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 27 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई, तत्कालीन यूपीए की जीत हुई थी। और अभी अगर कमलेश सिंह और अमित यादव जो दो आए हुए हैं भाजपा में शामिल हुए, इनको मिला दे तो 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें, और एक सरजू राय का, यानी 16 सीट इनके पास है। अब उसमें जो ट्राइबल की जो सीटें हैं, ट्राइबल सीटों में आप देखेंगे 20 सीटों पर चुनाव हुए हैं, तो 20 में से 14 सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, 8 सीट जो है वो, माफ कीजिएगा, 4 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है और 2 सीट भाजपा के पास जो अभी चुनाव हुए हैं। और उसी तरह से अगर आप शेड्यूल कास्ट के जो रिजर्व सीट जो 6 पर चुनाव हुए हैं उसमें देखिएगा तो दोनों ही गठबंधन के पास 3-3 सीटें हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी जो चुनावी पंडित बराबर दावा करते हैं कि जहां वोट परसेंटेज बढ़ता है वहां एंटी इनकम्बेंसी विधायकों पर, जो अभी वर्तमान विधायक है, उस पर हावी होता है। अगर झारखंड के पिछले चुनाव के 2005, 2009, 2014 और 2019 के चुनाव को देखेंगे तो 50% से ज्यादा सीटिंग विधायक चुनाव हारते हुए दिखे हैं। ये रिकॉर्ड है झारखंड का। तो अब इसी अनुमान पर जो है सो जो चीजें होती, लेकिन दावा उसी हिसाब से, जो आपने सवाल किया कि दावे उसी हिसाब से किए जाते हैं। और हमेशा से देखा गया है कि झारखंड में खास करके कि ये जो चीजें होती है, जो 50% से ज्यादा वर्तमान विधायक अगर चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो ये जो, जैसा कि हमारे सिमडेगा संवाददाता ने कहा कि जो मुद्दे हैं, जो गली नाली, बिजली, पानी, ये जो मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे जो हैं, लोकल मुद्दे विधानसभा चुनाव में ज्यादा हावी होते हैं और उसका परिणाम होता है कि जो सीटिंग होते हैं उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव हार ही गए हैं, लेकिन मेहनत उनको ज्यादा करना पड़ता है। जी विनय जी, जैसा कि ये दावा कर रहे थे दोनों नेता, तो क्या मतदाता के सामने जो अपने मुद्दे हैं, मतदाता के मन में जो अपने मुद्दे हैं, उन पर कोई असर पड़ता है इन दावों का? देखिए, निश्चित रूप से मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह का दावा किया जाता है और अंतिम समय तक दावा किया जाता है। जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल, अपने समर्थकों का मनोबल कम ना हो। आप जान लीजिए कि अगर आपका मनोबल टूटेगा तो काउंटिंग में, हॉल में आप डिमोरलाइज महसूस करिएगा, वोटिंग में आप डिमोरलाइज महसूस करिएगा। तो इसलिए जो चतुर राजनीतिज्ञ होते हैं, अगर उनको मालूम भी रहता है कि कोई सीट हम हार रहे हैं, तो जब तक रिजल्ट नहीं होता है, फाइनल रिजल्ट नहीं होता, तब तक वो अपने को कहते रहते हैं कि जीतेंगे, हमारी जीत तय है। क्योंकि अगर उनके कार्यकर्ता डिमोरलाइज ना हो, हतोत्साहित ना हो, इसलिए इस तरह की बातें की जाती रही हैं। और ज्ञान रंजन जी ने सही कहा कि जो झारखंड का अगर इतिहास आप देखिएगा तो 2005 से यहाँ चुनाव हो रहा है, तो 2005 से
जो सिटिंग विधायक हैं बड़ी संख्या में हार रहे हैं, 50% से ज्यादा सिटिंग विधायक हार रहे हैं। 2005 का अगर देखिएगा तो 50 विधायक हार गए थे 81 में से। 2009 में देखिएगा तो 61 विधायक हार गए थे। 2014 में अगर देखिएगा 55 विधायक दोबारा चुनकर नहीं आ पाए थे। 2019 में भी 45 विधायक चुनकर नहीं आ पाए थे। तो 50% से ज्यादा विधायक चुनकर नहीं आते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती होती है जो सिटिंग विधायक हैं। तो जिनके दल में ज्यादा सिटिंग विधायक होते हैं उनके लिए खतरा ज्यादा होता है। अमूमन जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, वैसे जो अच्छा काम करते हैं उनको जरूर जनता जिताकर भेजती है और जनता उसमें विश्वास व्यक्त करती है। लेकिन ये अब जो चुनाव का पैटर्न है, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा, आप देखेंगे कि 50% से ज्यादा नए लोग चुनकर आते हैं जी। और अभी हमारा दूसरे चरण का मतदान अभी होना है 20 नवंबर को। उसके लिए हम अपने मतदाताओं को बता दें कि अगर उनके पास वोटर कार्ड नहीं है लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम है, तब भी वो वोट डाल सकते हैं। फोटो युक्त आइडेंटिटी कार्ड लें जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड जिसमें फोटो लगी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। इनमें से कोई भी दस्तावेज, कोई भी कार्ड आप लेकर जा सकते हैं वोट डालने के लिए। आपको कोई सिक्योरिटी पर्सन नहीं रोकेगा कि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, इसलिए नहीं रोकेगा। आपके पास मतदाता सूची की पर्ची में आपका नाम होना चाहिए और इनमें से कोई एक कार्ड होना चाहिए। तो आने वाले जो चरण है, जो दूसरा चरण है, उसके लिए आप हमारे मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ज्ञान रंजन जी? बिल्कुल, जो पहले चरण में जो चीजें देखी गई जी, तो पहले चरण में हमने देखा कि झारखंड के उन क्षेत्रों में भी चुनाव हुए जहां पर कि शहरी क्षेत्रों से कम पढ़े लिखे लोग हैं, बावजूद इसके उन्होंने उत्साह के साथ मतदान में भाग लेकर के ये साबित किया कि जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, क्योंकि मतदाता भी लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं, अगर वो वोटिंग करेंगे, अपनी सरकार को चुनेंगे, तो इसमें और खास करके ये चीजें जो देखी गई झारखंड, आप पूनम जी आपने देखा होगा कि झारखंड में उस चीज को भी देखा है कि जब एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बन जाते हैं और विकास कार्य उससे प्रभावित होता है, गठबंधन जो मतलब उसको एक तरह से खिचड़ी सरकार जो बोला जाता है। तो मैं यही अपील करूंगा जो भी दूसरे चरण में जिन जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे वहां के मतदाताओं को, आप कृपया निकलें और निकलकर अपने जो अधिकार, जो लोकतंत्र में अधिकार दिए हैं, आप उसका प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें ताकि एक साफ सुथरी और स्वच्छ सरकार का निर्माण हो सके, का चयन हो सके। जी जी। विनय जी, आप क्या संदेश देंगे हमारे मतदाताओं को अगले चरण के लिए? झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भी कहा है, मतदान केवल अधिकार नहीं है बल्कि ये कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी। बिल्कुल, प्रत्येक मतदाता अपने मत का अवश्य इस्तेमाल करे, लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। और हम भी आकाशवाणी के माध्यम से अपने तमाम मतदाताओं का द्वितीय चरण में 20 तारीख को मतदान होने वाला है, आप पहले मतदान करें तब जलपान करें और अपने मताधिकार, अपने वोट की कीमत को पहचाने। आपके एक वोट से एक बेहतर सरकार का निर्माण हो सकता है और अगर बेहतर सरकार का निर्माण होगा तब आपका राज्य विकसित होगा, आपका देश विकसित होगा। तो इसलिए सब लोग अपना काम धाम छोड़कर 20 तारीख को निकले और मतदान करें। जी, तो इसके साथ ही समाचार एकांश की ओर से मैं पूनम करकेटा आप दोनों वक्ताओं का धन्यवाद करती हूँ, हमारे मतदाताओं का भी धन्यवाद करती हूँ, हमारे श्रोताओं का भी धन्यवाद करती हूँ और आपको यूएनआई के ब्यूरो प्रमुख विनय कुमार जी को और स्थानीय दैनिक सन्मार्ग के संपादक ज्ञान रंजन जी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना समय दिया और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के तहत प्रथम चरण के मतदान पर जीवंत परिचर्चा में भाग ले रहे थे समाचार एजेंसी यूएनआई के ब्यूरो प्रमुख विनय कुमार और स्थानीय दैनिक सन्मार्ग के समाचार संपादक ज्ञान रंजन कुमार। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम किरकेट्टा।